हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लक्स टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 4 के बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 126 टू 150। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से। क्वेश्चन नंबर 126, ए स्टैंड फॉर ऑरिकल, बी स्टैंड फॉर वेंट्रिकल, फॉलोइंग आर फिगर्स ऑफ हार्ट्स इन डिफरेंट एनिमल्स। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, जहाँ पे ए का मतलब है ऑरिकल और वी का मतलब है वेंट्रिकल, और आपको क्वेश्चन पूछा आइडेंटिफाई विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हार्ट, मतलब ये जो हार्ट है ये किन किन के हार्ट है। तो ये जो सिंबल बना हुआ है ये हार्ट का है। एक्चुअली ये हार्ट इस तरह का होता है, और यहाँ पे ये जो पार्टीशन है ये सिर्फ एक पार्टीशन है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे 2 चेम्बर्ड हार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ जो हार्ट है वो इस तरह से है कि आप देख सकते हो कि एट्रिया 2 दिख रहे हैं और एक वेंट्रिकल दिख रहा है, इसका मतलब 3 चेम्बर्ड हार्ट है। और ये वाला जो हार्ट है ये इस तरह से है कि यहाँ पे इंटर एट्रियल सेप्टम तो कंप्लीट है, लेकिन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो इनकम्प्लीट है। इसका मतलब इसे हम कह सकते हैं कि 3.5 चेम्बर्ड हार्ट है, और ये वाला जो है ये 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि ये जो हार्ट्स हैं 2 चेम्बर, 3 चेम्बर, 3.5 चेम्बर एंड 4 चेम्बर हार्ट जो है वो किन किन एनिमल्स में होते हैं। तो हम लोगों को ए ऑरिकल समझना है, वी वेंट्रिकल समझना है, और यहाँ पे बताना है कि 2 चेम्बर हार्ट किस में होता है। तो 2 चेम्बर हार्ट जो है जब आप पढ़ते हो कॉर्डेट्स तो आप पढ़ते हो फिश में होता है। 3 चेम्बर हार्ट जो है वो एम्फीबियंस में होते हैं, और 3.5 चेम्बर हार्ट जो है वो रेप्टाइल्स में होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑल रेप्टाइल्स नहीं है, सभी रेप्टाइल्स में नहीं होता, क्योंकि क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ग्रेविलिस ये रेप्टाइल्स हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो 4 चेम्बर हार्ट होता है। इसके अलावा बर्ड्स और बर्ड्स और मेमल्स जो है उनके अंदर आपको इस तरह का हार्ट मिलेगा। क्रोकोडाइल में आपको 4 चेम्बर हार्ट मिलेगा। तो हम लोगों को मैच करना है, बताना है कि 2 चेम्बर हार्ट किस में है, 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल, 3 चेम्बर हार्ट किस में है, 3.5 चेम्बर हार्ट किस में है। तो हम देख लेते हैं। नंबर 1 2 चेम्बर हार्ट की बात कर रहे हैं, तो फिश की बात कर रहे हैं, तो इस कॉलम में सभी में फिश है। तो इसका मतलब यहाँ तो अभी इसको देख के आप नहीं बता सकते कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेकंड जो है वो एम्फीबियंस का हार्ट है, क्योंकि वो 3 चेम्बर हार्ट है। तो रेप्टाइल्स में नहीं, बर्ड्स में नहीं, एम्फीबियन, यहाँ वाला ऑप्शन सही हो सकता है। अभी और देखते हैं आगे। 3.5 चेम्बर हार्ट रेप्टाइल्स की बात कर रहा है, ये सही है, रेप्टाइल्स में होते हैं, लेकिन सभी रेप्टाइल्स में नहीं होते। और उसके अलावा 4 चेम्बर हार्ट क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स ये हमने देखा है। तो आंसर जो होगा उसका सी होगा, क्योंकि फर्स्ट जो डायग्राम है हार्ट का वो रिप्रेजेंट कर रहा है फिश के हार्ट को, सेकंड वाला जो है वो एम्फीबियंस के हार्ट को, थर्ड वाला जो है रेप्टाइल्स के। ऑल रेप्टाइल्स नहीं है, ध्यान रखिएगा रेप्टाइल्स, क्योंकि रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन होते हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ग्रेविलिस, इनमें रेप्टाइल्स होते हुए भी 4 चेम्बर हार्ट होता है। बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेम्बर हार्ट होता है, और इसका आंसर जो है वो होगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 126। ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट एंड इट्स कंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब हार्ट बीट जो है वो कहां से ओरिजिन होती है और उसका कंडक्शन मतलब उसका आगे की तरफ ट्रांसमिशन किस तरह से होता है ये समझना है। हार्ट अगर आप पढ़ते हैं तो हार्ट में जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो बनता है यहाँ पे प्रेजेंट एसए नोड, फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अपर पार्ट पे एवी नोड, और फिर यहीं से अराइज होते हैं बंडल ऑफ हिज, जो 2 बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, और उसके बाद फिर यहां से बहुत सारी ब्रांचेस पुरकिंजेस फाइबर। अगर आप समझते हैं, आपने पढ़ा हो इस तरह से, तो ये जो है ये है एस ए नोड, और यही इंपल्स जनरेट करता है, और ये जो है ये है एवी नोड, और उसके बाद ये है बंडल ऑफ हिज, और उसके बाद उनकी ब्रांचेस है पुरकिंजेस फाइबर। तो ऐसे नोड जो है वो इंपल्स जनरेट करता है, और इंपल्स जाती है यहां से, इंपल्स आती है यहां से ऐसे एवी नोड के पास, एवी नोड से फिर ट्रांसमिट होती है बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से देन फिर पुरकिंजेस फाइबर में। तो अगर आप देखें हमारे क्वेश्चन में पूछा है ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, कि हार्ट बीट की ओरिजिन कहां से होती है और उसका कंडक्शन जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ इन ऑप्शंस में। तो सही ऑप्शन कौन सा है जो आपको बताता है कि हार्ट जो इंपल्स है वो किस तरह से कंडक्ट होती है। तो सबसे पहले कंडक्शन होगा एसए नोड से होता हुआ एवी नोड में। तो एसए नोड इसमें दिख रहा है आपको, तो ये वाले ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि ओरिजिन एसए नोड से होती है और यहाँ एवी नोड और पुरकिंजे फाइबर्स दिए हुए हैं। एसए नोड से फिर एवी नोड में जाता है, लेकिन पुरकिंजे फाइबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो आंसर जो है वो आपका क्या होगा, आपका होगा डी, क्योंकि एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ इसके बाद पुरकिंजे फाइबर। इस तरह से हार्ट के अंदर इंपल्स जो है वो आगे की तरफ कंडक्ट होती है। तो हमसे यही पूछा था कि कंडक्शन किस तरह से हो रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एसए नोड, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिज एंड देन पुरकिंजे फाइबर। तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो है सही आंसर होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 128, ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट। सिस्टोल जो है इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। और हार्ट जो है हमारा 4 चेम्बर्ड हार्ट है, और आपने अगर कार्डियक साइकिल पढ़ी हो तो कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकंड की होती है, जिसमें 0.1 सेकंड जो है वो एट्रिया का सिस्टोल होता है, और उसके अलावा 0.3 सेकंड जो है वो वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है। अगर आप कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं तो कार्डियक साइकिल को थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है 0.8 सेकंड, और इसी 0.8 सेकंड में जो एट्रिया और वेंट्रिकल है दोनों कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। ये जो है सपोज ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है, नीचे वाले लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल और ये कॉन्ट्रैक्टेड है, और ये एट्रिया ये डायलेट है। तो कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है यहां से। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ब्लड पंप होकर कहां जाता है, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल डायलेट हो जाते हैं, और फिर ऐसे करके वापस, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन करा, रिलैक्सेशन हुआ वेंट्रिकल, सॉरी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा, एट्रिया हुआ रिलैक्स। तो यहां से ये पूरी एक साइकिल जिसमें एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन करके रिलैक्सेशन किया और वेंट्रिकल ने रिलैक्सेशन करके कॉन्ट्रैक्शन किया। दैट मींस एक कार्डियक साइकिल में एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसी टाइम पे एट्रिया भी रिलैक्स करता है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स होता है। तो ये जो कार्डियक साइकिल है उसमें आपको 2 साइकिल्स दिखेगी, एक तो एट्रियल साइकिल और एक मिलेगी आपको वेंट्रिकुलर साइकिल। दोनों एक साथ होती हैं, इसका मतलब दोनों का ड्यूरेशन जो है वो कितना होगा, 0.8 सेकंड। और जब इसको आप देखोगे तो इसमें एट्रिया ने सिस्टोल किया और एट्रिया ने डायस्टोल भी किया, यहाँ पे वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया और यहाँ पे वेंट्रिकल ने डायस्टोल किया उसी टाइम में 0.8 सेकंड। मतलब यहाँ से शुरू कर रहे हैं आप, एट्रिया का रिलैक्सेशन हुआ उसी टाइम पे जब एट्रिया रिलैक्स होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। तो दोनों एक साथ हो रहे हैं, मतलब ये इस तरह से है, ऐसा हुआ तो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन करके रिलैक्सेशन किया और वेंट्रिकल ने रिलैक्सेशन करके कॉन्ट्रैक्शन किया। तो ये पूरा का पूरा एक कार्डियक साइकिल है। और इसमें पूछा है कि सिस्टोल ऑफ हार्ट, तो हार्ट सिस्टोल मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो केवल एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। अगर स्पेसिफिकली बोलते हैं कि वेंट्रिकल सिस्टोल या वेंट्रिकल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, तो हम स्पेसिफिक टर्म्स यूज हो रही है तो हम स्पेसिफिक इवेंट देखते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला सिस्टोल ऑफ हार्ट, तो जब सिस्टोल होता है तो एट्रिया भी सिस्टोल करता है और वेंट्रिकल भी सिस्टोल करता है। तो यहाँ बोला है ओनली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, गलत। ओनली वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये भी गलत। ऑरिकल और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली, हाँ ये अलग अलग सेपरेट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि अगर एक ही साथ कॉन्ट्रैक्शन किया, दोनों एक ही साथ कॉन्ट्रैक्शन करे तो ब्लड जो है वो वापस से ऊपर की तरफ वेना कवा में या फिर पल्मोनरी वेन में चला जाएगा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जाता है यहाँ वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में। तो एट्रिया जो है ना, उसके लिए एट्रिया या ऑरिकल जो वर्ड है वो लगभग सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाते हैं हमारे सिलेबस में। तो अगर एट्रिया बोला या ऑरिकल बोला तो बात एक ही है। ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रिया रिलैक्स होते हैं। तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन करते हैं लेकिन अलग अलग टाइम पे। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते, ध्यान रखिएगा। कार्डियक साइकिल आप जब पढ़ते हैं तो ये जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद जब रिलैक्सेशन स्टार्ट करता है तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ताकि जो ब्लड है वो आगे की तरफ चला जाए। तो क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 128, ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट केवल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, गलत। केवल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, गलत। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली, दोनों अलग अलग तरह से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, हाँ ये सही है। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ब्लड जो है जिस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए उस फ्लो नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, नोट the following blood vessels, arteriole, capillaries, aorta, muscular artery, vein and venuole. Choose the correct path that leads the blood vessels in order blood passes through them as it leaves the heart, travels to tissue and returns to heart. मतलब ये पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स दी हुई है इनमें ब्लड का पाथ बताइए जब ब्लड हार्ट से निकलता है, हार्ट से निकल के वापस हार्ट में पहुंचता है। तो अगर आप सर्कुलेशन देखते हैं तो ये हमारा हार्ट है, और हार्ट से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है तो वो निकलता है एओर्टा के थ्रू, एओर्टा। और एओर्टा की ब्रांचेस जो हैं वो बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो बनती है और अलग अलग ऑर्गन्स में जाती हैं। तो हम एक ब्रांच की बात करते हैं तो ये होती है आर्टरी। तो ब्लड सबसे पहले मिलेगा आपको कहाँ पे, हार्ट से निकल के एओर्टा में। तो हाँ, यह बोला है ना लीव्स फ्रॉम द हार्ट, तो हार्ट से निकल के सबसे पहले कहाँ जाएगा, एओर्टा में। तो नंबर 1 आपको एओर्टा, और उसके बाद फिर आर्टरी जो है वो आर्टेरियोल, कैपिलरी, ये मस्कुलर आर्टरी, ये रहा मस्कुलर आर्टरी, दूसरी आर्टरी है। और जब आर्टरी जो है वो किसी ऑर्गन में जाती है तो वहां जाके वो ऑर्गन के अंदर
छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और इन्हीं ब्रांचेस को कहते हैं हम आर्टेरियोल। तो इसका मतलब ब्लड जो है वो आर्टरी के बाद कहाँ मिलेगा आपको? आर्टेरियोल में मिलेगा। तो नंबर 3 जो है वो आर्टेरियोल। और इसके बाद ये डिवाइड हो जाती हैं बहुत सारी माइन्यूट सी कैपिलरीज में, बहुत सारी कैपिलरीज जिनमें होता है एक्सचेंज। तो आर्टेरियोल्स डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में। तो उसके बाद ब्लड जो है कहाँ मिलेगा आपको? कैपिलरीज में। और कैपिलरीज ये रहा, मतलब नंबर 4 ये रहा। फिर कैपिलरीज वापस से रीयूनाइट हो जाती है। कैपिलरीज जो है वो रीयूनाइट होती हैं और बनाती हैं वेन्यूल। तो ये वेन्यूल और भी वेन्यूल्स और भी वेन्यूल्स और वेन्यूल्स मिलके ये वेन्यूल्स और वेन्यूल्स मिलके बनाती हैं वेन। और वेन जो है वो ब्लड को वापस लेके जाते हैं कहाँ पे? हार्ट में। तो हमारा जो है ब्लड का पाथ जो है हार्ट से निकलने के बाद कहाँ होगा? एक तो एओर्टा, देन आर्टरी, देन आर्टेरियोल, देन कैपिलरीज, देन वेन्यूल एंड वेन। तो कैपिलरीज के बाद फिर वेन्यूल बनती है। तो नंबर 5 वेन्यूल होगा और नंबर 6 वेन, जो वापस से ब्लड को हार्ट में ड्रेन कर देंगी। तो सबसे पहले आपको दिखेगा एओर्टा सी जो है वो इन ऑप्शंस में है, इसका मतलब ये गलत हो गए। अब सी के बाद एओर्टा के बाद ब्लड जाएगा मस्कुलर आर्टरी में, दैट मींस डी। सी के बाद डी, उसके बाद फिर आर्टेरियोल। आर्टेरियोल जो है वो ए है, तो यहाँ पे बी दिया हुआ है, मतलब ये आंसर भी गलत हो गया। आर्टेरियोल के बाद आगे जाएंगे हम तो कैपिलरीज दिखेंगी। कैपिलरीज के बाद 5th एफ वेन्यूल है और आखिरी में ई। तो अगर आप देखें तो आपको जो पाथ दिखेगा ब्लड का हार्ट से निकलने के बाद, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एओर्टा सी, उसके बाद आर्टरी डी, आर्टरी के बाद फिर अंदर ब्रांचेस आर्टेरियोल ए, फिर कैपिलरीज बी, फिर उनके रियूनियन से बनेंगे वेन्यूल्स एफ और फिर उनके रियूनियन से बनेगी वेन ई। तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर जो होगा वो बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130, विच वन इंडिकेट्स बीपी और हाइपरटेंशन? एक्चुअली हाई वन इंडिकेट्स हाई बीपी। यहाँ पे अगर हाइपरटेंशन की बात करते हैं आप, तो हाइपरटेंशन मतलब ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा होता है। तो हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो आपको समझ में आता है कि 120/80 mmHg जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, और इससे बढ़ेगा अगर ब्लड प्रेशर तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन। पर कितना बढ़े? अगर 140 और 90 mmHg ब्लड प्रेशर से ज्यादा ब्लड प्रेशर अगर मेजर होता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। तो ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, और ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये सिस्टोलिक है और ये डायस्टोलिक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यहाँ रिवर्स कर दिए, तो ये तो गलती हो गया। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, हमें पूछा हाइपरटेंशन वाला हाई बीपी, ये रहा जो हमने अभी बात की। 140/90 से अगर ज्यादा हुआ तो हम कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन। तो ये वाला क्वेश्चन 130 जो इंडिकेट करेगा हाइपरटेंशन वाली कंडीशन को, उसमें ब्लड प्रेशर कौन सा होगा? 140/90, मतलब आंसर कौन सा होगा इसका? 130 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ? ये एक ब्लड वेसल है, ये भी ब्लड वेसल, ये भी ब्लड वेसल, ट्यूब है एक्चुअली, वेसल है क्योंकि यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है। और ये जो ए है ना, और ये जो बी और सी है, ये सारी ब्लड वेसल्स है, जिनमें से ए जो है वो वेन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप कैसे पता वेन को रिप्रेजेंट कर रही है? एक्चुअली क्या होता है कि जो वेन है उनका ल्यूमन जो है आर्टरी के कंपेरिजन में कम होता है, एक ही जगह की। अगर हाथ की वेन है ये, तो हम हाथ के आर्टरी से ही कंपेयर करेंगे। अगर ये सर की वेन है तो हम सर की आर्टरी से ही कंपेयर करेंगे। तो एक ही बॉडी में, एक ही पार्ट में जो आर्टरी और वेन्स होती है, जब उनको कंपेयर करोगे आप, तो वेन का ल्यूमन आपको ज्यादा मिलेगा, आर्टरी का ल्यूमन कम मिलेगा। और यहाँ पे जो ट्यूनिका मीडिया है वो थोड़ी थिक होगी आर्टरी में, तो सी जो है ना वो आर्टरी है। और अगर आप इस बी वाले को देख रहे हैं तो इसमें केवल एक ही तरह की सेल्यूलर लेयर दिख रही है, और वो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। और ऐसा होता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज में केवल अंदर वाली लेयर, केवल सिंपल स्क्वेमस सेल्स की लेयर ही दिखती है। वो सिंपल स्क्वेमस सेल्स हमारी बॉडी का सबसे पतला टिश्यू होता है, इसीलिए इस लेवल पे एक्सचेंज जो है बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए जितनी पतली से पतली लेयर होगी कैपिलरी के लेवल पे, उतना एक्सचेंज अच्छा होगा। इसीलिए यहाँ पे आपको जो केवल एक लेयर दिख रही है ना, वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? कैपिलरीज को। और ये है आर्टरी और ये है वेन। तब बोला है कि जो भी ऑप्शन है उनमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत है, इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। ए वेन, हमने वेन को ही कंसीडर किया है। तो ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन, हाँ दिख रही है ना, ये मोटी है। और मैंने कहा भी था कि आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो थिक होती है, इसीलिए जो है उसका ल्यूमन जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। और यहाँ की ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिन होती है, यहाँ पे ये थिन। ठीक, तो ये वाला एक्सप्लेनेशन तो सही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। और बी कैपिलरी है, कैपिलरी को ही बोला है। मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, तो ये भी हमने बोला है कि ये जो एपिथेलियल
सेल्स की लेयर होती है कैपिलरीज में ही होती है, सिंपल स्क्वेमस होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी का सबसे थिनेस्ट टिश्यू है। सी आर्टरी, ट्यूनिका मीडिया एंड एक्सटर्ना अपीयर लाइक अ सिंगल लेयर। ये दोनों की दोनों मतलब कि ये अगर सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना है, अगर हम देखें कैपिलरी, ब्लड वेसल्स किसी भी को, तो आपको तो लेयर जो दिख सकती है वो कौन सी दिख सकती है, ये ट्यूनिका इंटरना है और इसके बाहर की तरफ आपको दिखेगी ट्यूनिका मीडिया, जो सिंपल मस्कुलर लेयर है, स्मूथ मसल से बनी होती है, और इसके बाहर की तरफ आप देखोगे तो वो आपको दिखेगी ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये तीन जो लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये ट्यूनिका मीडिया और ये ट्यूनिका इंटरना। तो जब आप देखोगे तो आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया और एक्सटर्ना जो है वो मिलके एक लेयर की तरह दिखाई देती है। यहाँ पे दोनों मिलके लगभग ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है, क्योंकि वो ट्यूनिका एक्सटर्ना थिन होती है, कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है, थोड़ा टफ लेयर है क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए होती है, तो दोनों मिलके ऐसा लगता है कि एक ही लेयर है। और यहाँ पे वेन नॉट केपेबल ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन नहीं करती है। ये जो वेन होती है ना, वेन के अंदर भी आपको ट्यूनिका मीडिया दिखेगी, भले पतली है, ट्यूनिका मीडिया भले पतली है पर स्मूथ मसल की बनी है, और मसल अगर है तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो डायलेटेशन और आपको कॉन्स्ट्रक्शन दिखेगा। इसका मतलब यहाँ बोला है नॉट केपेबल, पर ये करती है, इसका मतलब ये गलत हो गया, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर जो होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 132, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल कोज। एक्चुअली क्या होता है कि जो आर्टरी है, ये आर्टरी है, इसके अंदर जो है वॉल्स के अंदर, यहाँ पे वॉल्स में डिपोजिशन हो जाता है सॉल्ट्स का, या फिर कैल्शियम के सॉल्ट्स का, या फिर कोलेस्ट्रॉल का, फाइबर्स का। तो इस कंडीशन की वजह से ल्यूमन जो है ना वो नेरो हो जाता है, और इसी कंडीशन को कहते हैं, अब ल्यूमन नेरो हो गया, इसमें क्या बोला, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। एक्चुअली वॉल्स ऑफ आर्टरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब ऐसा हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। हार्ट अटैक अलग है। हार्ट अटैक मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हार्ट मसल्स को प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है, डैमेज हो जाती है हार्ट मसल्स, तो हार्ट अटैक। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में इलास्टिसिटी कम हो जाती है आर्टरी की, वॉल्स की, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाती, और एथेरोस्क्लेरोसिस में प्लाक बन जाता है, दैट मींस कोई ना कोई सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, उसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और हाइपरटेंशन तो हमने पढ़ा है, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 132 में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 133, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड। अब एक्चुअली जब आप ब्लड पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि प्लाज्मा है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स इज इक्वल टू होता है ब्लड, ठीक। अब आप बात कर रहे हो सीरम की। सीरम क्या होता है कि अगर आप केवल प्लाज्मा देखो, ब्लड सेल्स को हटा दो, केवल प्लाज्मा देखो, तो प्लाज्मा में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, और इसमें से भी अगर आपने ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हटा दिए, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हटा दिए, जो ब्लड क्लॉट करने में काम में आते हैं वो हटा दिए, तो जो आपको मिलेगा वो होगा सीरम। तो यहां बोल सकते हैं कि प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो यहां पे देखेंगे लेकिन क्लोटिंग फैक्टर्स, हाँ, क्योंकि सीरम में क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते, क्योंकि वो हटाने के बाद ही तो बनता है ना सीरम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, ब्लड में से पूछा है तो कोई बात नहीं, अगर कोई इससे अच्छा ऑप्शन अगर हमें मिलता है तो हम वो आंसर लगाएंगे। पर लिखा लेकिन एंटीबॉडीज नहीं, एंटीबॉडीज तो होती है सीरम में, सीरम में एंटीबॉडीज मिलेगी आपको, जो ग्लोबुलिन की बनी होती है, तो ग्लोबुलिन तो मिलेगा आपको। लेकिन ग्लोबुलिन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और लेकिन एल्ब्यूमिन ये भी गलत हो गया। ये सब मिलते हैं आपको सीरम में, पर क्या नहीं मिलता, क्लोटिंग फैक्टर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। तो सीरम में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। 133 का आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, विच टाइप ऑफ ब्लड कंटेन्स ए एंटीबॉडी बट नॉट बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा एंड लेक RH एंटीजन। अब आपसे बोला है कि कौन से ब्लड में आपको ए एंटीबॉडीज मिलेगी। अगर आप ब्लड ग्रुप समझते हैं तो ब्लड ग्रुप का जो टाइप है वो उसके अंदर प्रेजेंट एंटीजन पर डिपेंड करता है, एंटीजन पर डिपेंड करता है। तो कौन सी एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी होगी वो अपन समझ लेते हैं। ब्लड ग्रुप अगर देखें आप तो हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ए बी एंड ओ। तो अगर ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति का ए है तो उसके अंदर एंटीजन होगा ए, अगर बी है तो एंटीजन होगा बी, और ए बी एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए एंड बी, और कोई एंटीजन नहीं होता तो ब्लड ग्रुप होता है ओ, ठीक। तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक एंटीजन से ही रिएक्शन करती है। कोई भी
एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगी। स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन से रिएक्शन करती है। तो अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, तो यहाँ पे ऐसी एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए जो ए एंटीजन से रिएक्शन कर पाए, क्योंकि ए एंटीजन और एंटीबॉडी अगर रिएक्शन कर जाती हैं तो ब्लड क्लॉट जैसा हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो ब्रेन को, हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ वो एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए जो इस एंटीजन से रिएक्शन कर पाए। तो यहाँ होती है एंटी बी एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी होती है? बी। और यहाँ बी एंटीजन है तो यहाँ होती है एंटी ए एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी इससे रिएक्शन करती है लेकिन ये किसी और व्यक्ति में है, ये एंटीबॉडी जो है इससे कर रही है, ये इससे कर रही है, लेकिन दोनों अलग अलग बॉडी में, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाती, दोनों आराम से रहते हैं। यहाँ पे दोनों एंटीजन है इसलिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और यहाँ पे एक भी एंटीजन है इसलिए दोनों एंटीबॉडी हो सकती है। जो एंटी बी है उसे स्मॉल बी और जो एंटी ए है उसे स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अब आपको ये समझ में आ गया कंसेप्ट कि जिस तरह का एंटीजन उस तरह का ब्लड ग्रुप, और एंटीबॉडी उसके अपोजिट उल्टी होगी। तो यहाँ पे ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी, यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, और यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए और बी दोनों एंटीजन और कोई एंटीबॉडी नहीं, और 0 O मतलब कोई एंटीजन नहीं, यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी होगी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस ब्लड ग्रुप है, किस ब्लड में ए एंटीबॉडीज होती है पर एंटीबॉडी बी नहीं होती। एंटीबॉडीज ए कहाँ है, किस ब्लड ग्रुप में है? बी में। तो बी में होगा तो हमारा आंसर जो है वो बी होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा है इन द प्लाज्मा एंड लेक आरएच एंटीजन, मतलब आरएच एंटीजन भी नहीं होना चाहिए। तो जो ब्लड ग्रुप होता है वो तो एंटीजन पर डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से एंटीजन की वजह से, लेकिन ब्लड ग्रुप आपने देखे होंगे कि ब्लड ग्रुप होते हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है वो डिटरमाइन होता है किसकी वजह से? आरएच फैक्टर की वजह से। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और अगर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो यहां बोला है कि आरएच फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ऊपर वाली लाइन के हिसाब से ए एंटीबॉडीज किसमें है? बी ब्लड ग्रुप में, और आरएच फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी नेगेटिव, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें बी एंटीजन होगा लेकिन एंटीबॉडी ए होगी। तो एंटीबॉडी ए पूछा है हमने, कंटेन्स एंटीबॉडी ए, और आरएच फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? बी नेगेटिव। तो आंसर होगा हमारे पास बी नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर होगा सी, बी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 135, लव साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हार्ट बीट इज कॉज्ड बाय। अब अगर आप हार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं तो आपको ये समझ में आता होगा कि हार्ट जो है उसमें 4 चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रिया, ये एट्रिया है, ये भी एट्रिया है, ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे होते हैं वॉल्स जिन्हें कहते हैं अपन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स, और यहाँ होती हैं पल्मोनरी आर्टरी के सेमिनल वॉल, और यहाँ होते हैं एओर्टा का सेमिनल वॉल। जब फर्स्ट हार्ट साउंड आती है तो उसे कहते हैं लब, और लब आती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। और ये जब वॉल बंद होते हैं तब आवाज आती है। तो ये कब बंद होते हैं? जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्लड वापस ऊपर ना चला जाए, इसीलिए ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। और जब वो बंद होते हैं तब आवाज आती है, पहली हार्ट साउंड आती है, उसे कहते हैं लब। और जब ये रिलैक्स होते हैं तब ये बंद हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड आता है यहां से। तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वॉल्स जो है बंद होते हैं और उसके कारण साउंड आती है लब। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तब इनके क्लोजर के कारण साउंड आती है डब। तो जो हमसे पूछा है वो पूछा है लब कब आती है? तो लब आती है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, क्योंकि सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो 135 का आंसर होगा बी। फिर मेज द कॉलम। अब यहाँ पे आपको इधर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, डिसीजेज हैं, और इन डिसीज में क्या होता है वो हमको समझना है। तो हार्ट फेलियर की बात अगर करें तो हार्ट फेलियर जो है वो कंडीशन होती है जब ब्लड जो है इफिशिएंटली पंप नहीं कर पाता ब्लड को, ताकि ब्लड जो है वो टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता। तो अगर ब्लड पंप नहीं हो रहा है तो उसे कहते हैं हम लोग हार्ट फेलियर, कि हार्ट फेल हो गया, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हार्ट अटैक भी क्या है सर? तो हार्ट अटैक मतलब होता है कि जो हार्ट की टिश्यू या मसल्स हैं उन्हीं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाना। अगर हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उसकी फंक्शनिंग इंपेयर्ड हो जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट फेलियर मतलब दूसरों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं या ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो हार्ट फेलियर में पंपिंग नहीं होती है। तो यहाँ देखते हैं हार्ट मसल सडनली डैमेज नहीं है, तो हार्ट अटैक में होता है। तो अगर आप देखो तो हार्ट अटैक जो है वो ये रहा, हार्ट अटैक में हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाती है क्योंकि वहां उस मसल को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंचता, और ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलते हैं, इसलिए हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है। उस कंडीशन को कहते हैं हार्ट अटैक। फिर अगर हार्ट फेलियर की बात कर रहे हैं तो पंपिंग नहीं होती है। चेस्ट पेन तो एंजाइना है। एथेरोस्क्लेरोसिस तो अभी हमने देखा कि प्लाक जम जाएगा।
हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट फेलियर जो है उसका ये रहा, मतलब जो ए है उसका जो है मैच करोगे आप किससे, 4 से। फिर कार्डियक अरेस्ट मतलब अरेस्ट हो गए, आप कुछ नहीं करेंगे, आप अरेस्ट हो गए, मतलब हार्ट बिल्कुल बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है बीट करना। तो कार्डियक अरेस्ट जो है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, ये रहा 5th में। तो आप जब बी लगाओगे तो उसमें क्या होगा, 5th मैच होगा। और हार्ट अटैक में तो हमने देखा है कि सी का जो है वो 1 होगा। और कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो आर्टरी जो है उसका ल्यूमन नेरो हो जाता है, प्लाक जम जाते हैं, तो डी का जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस हमने देखा ही था अभी, डी का होगा 4th, नहीं सॉरी डी का होगा 3rd। फिर ई बचा है एक एंजाइना पेक्टोरिस, जिसमें चेस्ट में बहुत सीवियर पेन होता है, तो चेस्ट पेन ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट मसल, तो इसका होगा 2। दैट मीन्स ए होगा 4th, तो 4th किस में दिख रहा है आपको, ए और बी में, मतलब ए और सी में, बी और ये डी वाले गलत हो गए। फिर देखते हैं बी 5th दिख रहा है, बी 5th जो है वो ये सही हो सकता है आपका आंसर और ये सही हो सकता है, तो बी और इसमें 5th है। सी में 1 है, सी में 1 दोनों में है। डी में देख लेते हैं, डी में जो है वो 3rd है, डी में 3rd जो है वो इसको, ये जो डी है उसके लिए 3rd होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 3rd कर देते हैं, तो ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ तो ये बी ऑप्शन तो वैसे भी गलत है, पर इसको अगर सही करना चाहें तो यहाँ होगा, और ये गलत है, ये गलत है, आंसर होगा इसका ए। क्योंकि जो हार्ट फेलियर है वो क्या बताता है आपको, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, मतलब हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है और बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ए का जो मैच होगा वो किससे होगा, 4 से। बी जो है वो कार्डियक अरेस्ट, इस हार्ट स्टॉप बीटिंग बंद कर देता है बीट करना, तो बी का मैच होगा 5th से। सी है हार्ट अटैक, अभी बताया हमने, मसल्स हार्ट की जो है वो डैमेज हो जाती हैं, तो 3rd का जो मैच होगा 1 से, तो सी 1 है। और यहाँ पे, और फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज एथेरोस्क्लेरोसिस 3rd है, और यहाँ पे 2, मतलब ये ए आंसर जो है वो सही होगा आपका, ठीक। तो 136 का आंसर होगा ए। 137, हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय द ह्यूमन हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो बीट्स होते हैं वो कितनी होती हैं, 72 बीट्स, मतलब 72 डबल सर्कुलेशन चलते हैं। अगर आप देखें तो यहां से ब्लड निकलता है, ठीक, और जाता है बॉडी में, ये इस तरह से देखें आप, तो यहां से ब्लड जाता है बॉडी में, और बॉडी से जो ब्लड है वो आता है वापस कहां पे, यहाँ पे, क्योंकि बॉडी में जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, बॉडी की जो सेल्स हैं वो क्या ले लेती हैं, ऑक्सीजन, और डाल देती है ब्लड में क्या, CO2, और CO2 वाला ब्लड यहाँ जाता है। और फिर जब आप देखते हैं तो जो यहाँ से ब्लड निकलता है, इसको यही समझते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्लड निकल, यहाँ आता है ब्लड, फिर यहाँ से यहाँ आता है, और यहाँ से जाता है ब्लड कहाँ पे, लंग्स में, लंग्स में प्यूरिफाई होता है, और प्यूरिफाई होने के बाद यहाँ आता है। तो ये 2 सर्कुलेशन चलते हैं, एक तो हार्ट एंड बॉडी के बीच में, और एक हार्ट और लंग्स के बीच में, ये लंग्स हैं। तो यहाँ पे अगर एक बीट आप देखोगे, एक बार जब पंपिंग होती है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्कल बनता है, डबल सर्कुलेशन है, एक बीट में एक डबल सर्कुलेशन पूरा होता है। तो यहाँ 72 बीट्स है तो कितने सर्कुलेशंस होंगे, 72 सर्कुलेशंस, तो आंसर जो है वो क्या होगा, डी। सिंपल क्वेश्चन है, एक बीट एक डबल सर्कुलेशन, तो जितनी बीट्स उतने डबल सर्कुलेशन, तो 1 मिनट में कितनी बीट्स, 72 बीट्स, तो 72 डबल सर्कुलेशन। 138, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो डूडिनम में होती है, आप ध्यान रखिएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होती है, डूडिनम में होती है। अगर आपने सुना होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, यहाँ होती है वो। दूसरी बात होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में होती है, और फिर क्रिप्ट ऑफ लीवर को और ब्रूनर्स ग्लैंड होती है डूडिनम में। तो ब्रूनर ग्लैंड होती है डूडिनम में, और जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट होती है, सब म्यूकोसा में। तो यहाँ अगर आप देखें इसका आंसर ब्रूनर ग्लैंड, डूडिनम सही है, लेकिन म्यूकोसा गलत हो गया। ईसोफेगस में तो कोई ऐसी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती नहीं है, डूडिनम और सब म्यूकोसा ये सही होगा। इलियम में भी डाइजेशन नहीं होता जनरली, तो वहाँ कोई ग्लैंड्स होगी नहीं। तो 138 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डूडिनम। डूडिनम कहाँ पे, सब म्यूकोसा में डूडिनम की। 139 का देखते हैं हम लोग। अगर ये देखें आप तो ये एक हेपेटोबिलियरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 2 ट्यूब्स दिख रही है ना, ये आती है लीवर से। ये कहां से आती है, लीवर से, इसीलिए इन ट्यूब्स को कहते हैं हिपेटिक। लीवर के लिए वर्ड यूज करते हैं हिपेटिक, इसीलिए इन्हें कहते हैं हिपेटिक डक्ट। और फिर ये जो है ये आपका है गॉल ब्लैडर, ये है क्या, गॉल ब्लैडर, और इसकी डक्ट जो है ये ए, इसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, ए क्या हो गया आपका, ए हो गया सिस्टिक डक्ट, और ये जो सी है ये हिपेटिक डक्ट, और ये बी, हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के मिलने से बनती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर से आने वाले बाइल जूस और लीवर से आने वाले बाइल जूस को कैरी करती है। और यहाँ पे अगर ये देखें तो ये पेनक्रियाज है,
और पेनक्रियास की डक्ट है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और उससे ये कंबाइन होगी। ये क्लियर विजिबल नहीं है पर यहाँ पे आप ड्यूडेनम के बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं इसको डी को, तो यहाँ पे जो डक्ट खुलती है ना वो डक्ट होती है हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि वो लीवर के बाइल जूस और पेनक्रियास के पेनक्रियाटिक जूस दोनों को कैरी करती है। ये जो आई है ना ये कॉमन बाइल डक्ट, ये ऐसी कॉमन बाइल डक्ट, और ये पेनक्रियास की ऐसी, और फिर ये दोनों मिलके बनाती है एक डक्ट जो खुलती है ड्यूडेनम के अंदर ऐसे। तो ये डक्ट जो है वो पूछा है आपसे कि डी ये है, तो ये कौन सी है? हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक, तो अगर देखें आप तो ए जो है वो सिस्टिक डक्ट है या डक्ट ऑफ गॉलब्लैडर, ये आपको ए सही है ना, और किसी ऑप्शन ये सही है। ये तो डक्ट ऑफ लीवर तो गलत है, कॉमन बाइल डक्ट भी गलत है, क्योंकि आपसे ए जो है वो ये है गॉलब्लैडर के डक्ट सिस्टिक डक्ट, फिर बी जो है ना वो क्या है? कॉमन बाइल डक्ट, तो हिपेटिक डक्ट हो गया, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, क्योंकि बी में हिपेटिक डक्ट बोल दिया, क्योंकि हिपेटिक डक्ट तो सी से रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ जो सही था ये कॉमन बाइल डक्ट ये सही है यहाँ पे, और ये ऑप्शन तो गलत हो ही गए हैं। और उसके बाद आपने बी देख लिया, सी जो है हिपेटिक डक्ट और डक्ट फ्रॉम लीवर, ये सही है क्योंकि लीवर से आने वाली डक्ट है। अभी बताया आपको कि ये जो ऑर्गन बनाया है ये लीवर है, उससे आने वाली हिपेटिक डक्ट है, और फिर ये हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इसका मतलब जो डायग्राम में आपको एबीसी पूछे हुए हैं वो कौन से ऑप्शन में सही रिप्रेजेंट किए हुए हैं? सी में। तो 139 का आंसर होगा सी। 140 द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्टमक रिमेन्स प्रोटेक्टेड बाय द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एचसीएल। अब स्टमक को अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो एचसीएल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही होता है हमारी बॉडी में यहाँ स्टमक में। और स्टमक में जब वो एसिड होता है तो वो यहाँ की एपिथेलियल सेल्स को डैमेज नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है यहाँ के एपिथेलियल सेल्स को डैमेज? क्योंकि यहाँ आपको स्टमक में यहाँ पे बहुत थिक लेयर दिखेगी, किसकी? म्यूकस की, और यहाँ पे म्यूकस जो है वो बहुत मोटी लेयर बनाता है, इसीलिए जो एचसीएल है वो यहाँ पे जाके डैमेज नहीं कर पाता। यही पूछा है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्टमक, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्टमक रिमेन्स प्रोटेक्टेड, सुरक्षित रहती है किससे? एचसीएल के डैमेजिंग इफेक्ट से। क्यों? क्योंकि उसकी जो इनर सरफेस है वहां पे स्टमक की वॉल की इनर सरफेस पर आपको म्यूकस मिलेगा बहुत ज्यादा, तो इट रिमेन्स कवर्ड बाय म्यूकस। हाँ ये सही है। एचसीएल गेट न्यूट्रलाइज इन द स्टमक, नहीं एचसीएल न्यूट्रलाइज नहीं होता, एचसीएल को स्टमक में कोई न्यूट्रलाइज नहीं करता। स्टमक एपिथेलियल हाईली नहीं, ये बोल रहा है कि जो स्टमक की एपिथेलियल सेल्स है वो केटिनाइज्ड है, अगर केटिनाइज्ड होती तो वो डेड हो जाती, लेकिन स्टमक की सेल्स डेड नहीं होती है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो ए एंड बी बोला है, ये तो गलत है, सिर्फ ए सही है। तो 140 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 141 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चीफ सेल सीक्रेट गैस्ट्रिन, एक्चुअली ये जो चीफ सेल है ना ये स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल है। स्टमक में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, जिसमें से एक सेल जो है वो है चीफ सेल। ये जो चीफ सेल है ना इन्हें ही कहते हैं पेप्टिक सेल, इन्हें ही कहते हैं जाइमोजन सेल, और जाइमो वर्ड यूज किया जाता है, जाइमो वर्ड यूज किया जाता है एंजाइम के लिए। तो ये जो सेल है चीफ सेल जाइमोजन पेप्टिक एक ही सेल है जो क्या सीक्रेट करेगी? एंजाइम। लेकिन यहां पे अगर देखें तो चीफ सेल सीक्रेट गेस्टिन, और गेस्टिन जो है वो एक तरह का हार्मोन है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये गेस्टिन हार्मोन जो है वो यही गेस्ट्रिक ग्लैंड में एक और सेल होती है जी सेल, वहां से आता है, और हमको इस ऑप्शन में बोला है कि गेस्टिन हार्मोन चीफ सेल से सीक्रेट हो रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर दूसरा, पेनेस सेल्स आर इन्वॉल्वड इन पेप्सिनोजन सिक्रीशन। ये जो पेनेस सेल बोला है ना, ये नाम जो है ये सेल होती है कहां पे? ये क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन में, जो एंजाइम सीक्रेट करती है। क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन, क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन में एंजाइम सीक्रेट करने वाली सेल है पेनेस सेल। लेकिन ये जो पेप्सिनोजन सीक्रेट कर रही है ऐसा बोला, और ये पेप्सिनोजन तो आता है कहां? स्टमक में। इसका मतलब कि पेनेस सेल जो इंटेस्टाइन में है वो स्टमक के एंजाइम को कैसे सीक्रेट कर सकती है? तो ये आंसर हो गया गलत। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है जो यहीं से सीक्रेट होता है, और यहां इन्होंने बोला पेनेस सेल से सीक्रेट होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पेराइटल सेल सीक्रेट इन्वॉल्व एचसीएल सीक्रेशन, हाँ सही है। जो ये स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनमें 4 टाइप्स की सेल्स होती है, जिनमें से एक तो ये लिखी है, और दूसरी जो है वो पेराइटल सेल्स होती है। इन्हें ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है, और ये ऑक्जेंटिक सेल्स ही या पेराइटल सेल्स ही सीक्रेट करती है एचसीएल। तो सी ऑप्शन में हमें जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सही लग रहा है। फिर ब्रूनस ग्लैंड सिक्रीशन इन म्यूकस रिच एंड एसिडिक, ये ब्रूनस ग्लैंड होती है डुओडेनम में, और वहां पे एसिडिक पीएच नहीं होता, वहां बेसिक पीएच होता है, इसलिए ये तो सही है। म्यूकस सीक्रेट करती है ब्रूनस ग्लैंड, लेकिन एसिडिक नहीं होता, वो होता है एल्केली। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास सी आंसर। तो 141 का आंसर होगा सी। 142 आफ्टर इंजेक्शन ऑफ ह्यूमंस, जब हम खाना खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड को, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल टू बी केमिकली डाइजेस्टेड बाय। ऐसा कहा है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हम इंजेस्ट करते हैं माउथ से, तो जब माउथ से इंजेस्ट करते हैं तो यहाँ होती है बकल कैविटी,
और बकल कैविटी में जैसे ही फूड जाता है तो वैसे ही यहाँ पे ऐड हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा, और सलाइवा के अंदर होता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम है इसका? सलाइवरी एमाइलेज। और ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसे ही हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब ये कि जब हम खाना खाते हैं और खाना जब बकल कैविटी में होता है तभी वहां पे एक डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, और वहीं से वो डाइजेशन शुरू कर देता है। और ये सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। जितना भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया लगभग 25 to 30% कार्बोहाइड्रेट माउथ में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो बोला है क्वेश्चन में कि सबसे पहला फर्स्ट कैटेगरी मैक्रोमोलिक्यूल जो डाइजेस्ट होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन तो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, लिपिड भी उसके नीचे डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में, लिपिड का जो डाइजेशन है वो डुओडेनम में स्टार्ट होता है और वहीं होता है, खत्म हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड भी वहीं डुओडेनम में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन माउथ से स्टार्ट हो जाता है किसका डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि माउथ में आता है सलाइवरी एमाइलेज। तो 142 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 143, आइडेंटिफाई एक्स एंड मेंशन ऑफ द पीएच एट विच दिस रिएक्शन अकर्स इन द इंटेस्टाइन। कि इंटेस्टाइन में जो ये रिएक्शन दी हुई है उसमें एक्स को पहचानिए। ये एक्चुअली ए नहीं है, ये है एक्स। तो एक्स क्या है, मतलब एंजाइम कौन सा लग रहा है और वो किस पीएच पर काम करता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम समझते हैं आप तो आप इंटेस्टाइन में ये समझते होंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एल्केली पीएच पर काम करते हैं। अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम अलग अलग पीएच पर फंक्शनल होते हैं। सलाइवरी एमाइलेज जो है सलाइवा से सिक्रेट होता है वो 6.8 पीएच पर सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद स्टमक में जाते हैं तो 1.5 to 3 पीएच होता है। फिर इंटेस्टाइन में जाते हैं तो 7 से लेकर 8 तक आपको पीएच मिलता है। तो इंटेस्टाइन में जो पीएच होता है वो आपको 7 to 8 कैटेगरी, मतलब अबोव 7 मतलब एल्केली पीएच मिलेगा। तो इंटेस्टाइन में स्टार्च जो है वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो रहा है। जितना भी हम स्टार्च खाते हैं वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है माउथ में, बकल कैविटी में। और बकल कैविटी में जो स्टार्च गया उसमें से 25 to 30% ही माउथ में सलाइवरी एमाइलेज से डाइजेस्ट होता है, और बाकी जो है वो बचा हुआ इसके अलावा 70% स्टार्च जो है वो उसी फॉर्म में पहुंचता है। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। स्टमक में जाता है लेकिन स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, इसलिए वहां पे कोई कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता हुआ दिखेगा नहीं आपको। तो ये 70% स्टार्च जो है वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस आता है और उसमें होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। इस इंटेस्टाइन में आता है पेनक्रियाटिक जूस, और पेनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज। इसे अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? अमाइलोप्सिन भी कहा जाता है। और ये इस स्टार्च को, जो कि पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इंटेस्टाइन में आपको स्टार्च डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज के द्वारा, और उसे ही कहते हैं अमाइलोप्सिन। और ये पीएच जो है वो एल्केली पीएच होगा 7 से ऊपर। तो ये जो एक्स है ये टाइलिन दिया हुआ है, लेकिन टाइलिन तो सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज का नाम ही टाइलिन है। तो इंटेस्टाइन में तो टाइलिन आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, सही है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज है। लेकिन यहाँ पीएच जो है वो 1.6 to 1.8 दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है एल्केली पीएच और ये है एसिडिक पीएच। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन, एक्स जो है वो अमाइलोप्सिन है, सही है, क्योंकि इंटेस्टाइन में हमने देखा कि स्टार्च को डाइसेकेराइड में बदलने के लिए पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसे अमाइलोप्सिन भी कहा, वही है। और पीएच जो है 7 to 8 के बीच में भी है यहाँ पे, तो ये आंसर जो है वो आपका सही हो गया। 143 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा आपको सी, कि यहाँ पे स्टार्च पे अमाइलोप्सिन काम करेगा जो स्टार्च को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा, और जो पीएच होगा वो एल्केली होगा, मतलब 7 से ज्यादा, तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 144, आइडेंटिफाई द एंजाइम ए बी सी एंड डी। ये कुछ रिएक्शंस दी हुई है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। यहाँ पे सुक्रोज जो है आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ ए लिखा हुआ है, ये एंजाइम है जो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है सुक्रेज, इसे ही हम लोग इन्वर्टेज भी कहते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सुक्रेज। लेक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम काम करता है उसे कहते हैं लेक्टेज, तो बी लेक्टेज हो जाएगा। माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम काम करता है माल्टेज, तो यहाँ पे माल्टेज हो जाएगा सी। मोनोग्लिसरॉइड जो है, ग्लिसरॉइड मतलब फेट, ये फेट है, और फेट को डाइजेस्ट किया जाता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, तो वहां जो एंजाइम काम करता है उसे कहते हैं लाइपेज। तो हमारे आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से ए जो है वो सुक्रेज है, बी लेक्टेज है, सी माल्टेज है, और डी जो है वो लाइपेज है। तो ए सुक्रेज किस में दिख रहा है? ए सुक्रेज डी ऑप्शन में ही दिख रहा है, बाकी में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सारे तो गलत हो गए। ए सुक्रेज बाकी देख लेते। बी लेक्टेज है क्या? बी लेक्टेज हाँ है।
सी माल्टेज हाँ है, डी लाइपेज हाँ है। इसका मतलब आंसर जो होगा वो सी, कि जो भी ए बी सी डी के रिप्रेजेंटेशन है वो सी ऑप्शन में सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 145, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑन द एल्कलाइन पीएच। ये लिस्ट दी हुई है एंजाइम्स की और बोला है कि कौन से एंजाइम, कितने एंजाइम एल्कलाइन पीएच पर काम करते हैं। एल्कलाइन पीएच मतलब मोर देन 7 पीएच पर काम करते हैं। अब 7 पीएच से मतलब 7 से ज्यादा पीएच अगर देखोगे आप तो आपको स्टमक के नीचे दिखेगा। स्टमक के नीचे जो है वो पीएच होता है एल्कली पीएच। तो स्टमक के नीचे आने वाले जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एल्कली पीएच पर काम करते हुए दिखेंगे। अमाइलोप्सिन पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, ये पेनक्रियास से आता है और डुोडेनम में ही आता है, मतलब स्टमक के नीचे वाले लेवल पे आपको ये एल्कली पीएच पर काम करता हुआ दिखेगा। पेप्सिन जो है वो स्टमक में आता है और यहाँ पे तो एसिडिक पीएच होता है, तो ये आपको नहीं दिखेगा एल्कली पीएच पर काम करते हुए। स्टीएप्सिन जो है इसे कहते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज है, और लाइपेज जो है वो इंटेस्टाइन में आता है और यही पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, तो वो भी आपको एल्कली पीएच पर काम करता हुआ दिखेगा। रेनिन जो है वो स्टमक का है तो यहाँ पे एसिडिक पीएच पर दिखेगा। गेस्ट्रिक लाइपेज गेस्ट्री बोला इसलिए ये स्टमक का है और ये भी एसिडिक पीएच पर ही काम करता हुआ दिखेगा। लेक्टेज जो है वो इंटेस्टाइन में आता है, इंटेस्टाइनल जूस में। न्यूक्लियस पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक जूस में, तो ये आपको काम करते हुए दिखेंगे कहाँ पे, ये दिखेंगे आपको काम करते हुए एल्कली पीएच पर। अमाइलोप्सिन, स्टीएप्सिन और लेक्टेज, न्यूक्लियस, 4 एंजाइम्स जो है वो एल्कली पीएच पर फंक्शनल होंगे और इसका आंसर होगा डी, क्योंकि डी में दिया हुआ है 4। तो क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर होगा डी। काइलोमाइक्रॉन्स या चाइलोमाइक्रॉन्स जो आप बोले, एक्चुअली जब आप डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं तो एब्जॉर्प्शन जब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि फेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। फेट एब्जॉर्प्शन 2 तरह से होता है कि जब फेट को डाइजेस्ट किया जाता है तो उससे बनते हैं फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये जब समझते हैं आप तो आप देखोगे कि अगर फैटी एसिड में कार्बन का नंबर 14 से ज्यादा है तो वो डायरेक्टली जो है वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहां जाते हैं वो? ब्लड वेसल्स में। और अगर उसमें कार्बन का नंबर 14 से कम है तो ये रीयूनाइट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रीयूनाइटेड, आपस में मिल जाते हैं वापस से, और इनके आसपास जो है वो प्रोटीन की लेयर बन जाती है। इनके आसपास एक प्रोटीन लेयर बन जाती है, इनके आसपास एक प्रोटीन की लेयर बन जाती है। तो यहाँ पे ये जो है वो ट्राइग्लिसराइड ही होते हैं, मतलब फेट होते हैं जिनके आसपास फेट की प्रोटीन की लेयर बन गई है, और इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स, और ये लेक्टियल जो कि एक तरह की लिम्फ वेसल है उसमें एब्जॉर्ब होते हैं। तो हमसे पूछा है कि काइलोमाइक्रॉन क्या है। अब जब फेट एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं तो फैटी एसिड रीयूनाइट होके ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल वापस बना लेते हैं और इसके आसपास प्रोटीन लेयर होती है, इसीलिए इसे लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। देख लेते हैं क्या है। आर ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड वेसल ओनली, गलत। अभी बोला मैंने, काइलोमाइक्रॉन्स जो है वो लिम्फ वेसल लेक्टियल में एब्जॉर्ब होते हैं, तो ब्लड वेसल में तो नहीं एब्जॉर्ब होते हैं। वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल, सही है। अभी बोला मैंने कि ये ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है और इसको प्रोटीन कोट करके रखता है, तो काइलोमाइक्रॉन्स जो है वो स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ये सही हो सकता है हमारा आंसर। और दूसरे देख लेते हैं। आर नॉट लिपोप्रोटीन, गलत है। नोट बोल दिया इसका इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना लिपोप्रोटीन है। आर फॉर्म्ड इन द एंटेरोसाइट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन के विलाय में होती है लिम्फ वेसल लेक्टियल, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए गलत हो गया। तो इसका आंसर जो है वो मिलेगा आपको बी। 146 का आंसर होगा बी। 147, ये कुछ डिसीजेस दी हैं और इधर उनमें कौन से सिम्टम्स होते हैं वो दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है। अगर जॉइंटिस दिया हुआ है तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी बोवेल मूवमेंट नहीं है, तो डायरिया में होता है। बोवेल मूवमेंट जो है इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ जाती है, इसलिए बार बार डिफेकेशन के लिए जाना पड़ता है। 10 लगना डायरिया, तो ये डायरिया, ये जो 2 होगा उसका तो 1 होगा। जॉइंटिस में जो है पीलिया बोलते हैं इसे हिंदी में, कि आंखें स्किन पीली हो जाती है, तो यहाँ जो है, और वो क्यों हो जाती है? क्योंकि बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन बिलीवर्डिन डिपॉजिट हो जाते हैं बॉडी में, और तो बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं आईज में, स्किन में, उस कंडीशन को कहते हैं जॉइंटिस। डायरिया में तो 10 लगना, जिसमें बार बार डिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है क्योंकि बॉयल मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। फिर इनडाइजेशन मतलब खाना नहीं पचता। क्यों नहीं पचता? क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम ठीक से सिक्रेट ही नहीं हुए, तो इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज ठीक से फ्रेश नहीं हो पाना, मतलब फीकल मैटर जो है वो रेक्टम में ही रहता है, आगे बढ़ नहीं पाता है, इसलिए ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप देखें तो ए के लिए जो मैच करोगे आप तो वो होगा 3rd, ए के लिए 3rd, बी के लिए 1, बी के लिए 1, सी के लिए जो है वो 4th, और डी के लिए जो है वो है 2nd। तो अगर आप मैच करेंगे तो ए 3rd इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए 3rd, बी 1 दिया हुआ है इस ऑप्शन में, सी 4th दिया हुआ है इस ऑप्शन में, डी 2nd दिया हुआ है। तो आंसर जो होगा वो होगा 147 का ए।
148 का सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट मतलब डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट हुए इन ह्यूमन गिवन इन कॉलम 1। यहाँ पे डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट्स बने वो, और उनका एब्जॉर्प्शन की साइट जो है कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं वो दिया हुआ है। तो कौन से ऑप्शन में सही मैच है? अगर आप देखें कोलेस्ट्रॉल फैट है, माल्टोज लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, ऐसा इस ऑप्शन में बताया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर और मिनरल्स ही एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर और मिनरल्स ही एब्जॉर्ब होते हैं। माल्टोज तो डाइसैकेराइड शुगर है, ये कंप्लीटली डाइजेशन नहीं है कार्बोहाइड्रेट का, मतलब ये कंप्लीटली डाइजेस्टेड फॉर्म नहीं है, इसलिए ये तो एब्जॉर्ब होगा नहीं। और लार्ज इंटेस्टाइन में ये कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता, केवल वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया। ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, ग्लाइसिन एक तरह का अमीनो एसिड है और ये एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, दिया हुआ है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, हाँ ये भी सही है, क्योंकि ग्लूकोज जब एब्जॉर्ब होता है तो एनर्जी का यूज होता है। तो ये आंसर जो है ये ऑप्शन सही हो सकता है। फ्रक्टोज और सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम जो है वो ग्लूकोज के साथ एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, ये सही है। लेकिन यहाँ बोल दिया पैसिव एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब ये गलत है। सोडियम जब एब्जॉर्ब होता है तो एनर्जी का यूज होता है, और यहाँ आपको बोला है कि ये पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ग्लिसरॉल फैटी एसिड जो है वो डुओडेनम में मूव एज काइलोमाइक्रोन। फैटी एसिड काइलोमाइक्रोन के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन ध्यान रखना डुओडेनम में नहीं, ये होते हैं विलाय, और माइक्रोविलाय में जो होती है कहाँ पे? जेजुनम के अंदर। तो डुओडेनम की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। काइलोमाइक्रोन के रूप में तो होते हैं लेकिन डुओडेनम में नहीं होते, तो आंसर जो है उसका क्या होगा? बी आंसर। 148 का क्वेश्चन जो था वो ये बोला था कि कौन से डाइजेस्टिव सब्सटेंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस जगह पे एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जो है बी, ग्लाइसिन और ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ग्लूकोज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, ये आंसर सही होगा। 149, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन सी है ये बोला है। कोलेरा, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होती है। टिटेनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ये भी बैक्टीरिया है। तो आपको जो है ये सेट जो है पहला वाला ये सही दिखेगा, क्योंकि इसमें दी गई दोनों डिसीज बैक्टीरिया से होती है। लेकिन दो और ऑप्शन भी देख लेते हैं। टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया से होती है। स्मॉल पॉक्स, ये गलत है, स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरस से होने वाली डिसीज है। टिटेनस बैक्टीरिया से होती है, सही है, लेकिन मम्स जो है वो वायरस से होने वाली डिसीज है, ये दोनों गलत हो गए, ये वायरस वाली डिसीज है। हर्पीज और इन्फ्लुएंजा दोनों वायरस की हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। जो ए ऑप्शन है उसी में दी गई दोनों डिसीजेस बैक्टीरिया से होने वाली है। 150, अ डॉक्टर आइडेंटिफाई सिम्टम्स ऑफ नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन मतलब नाक में जो आपको सरसराहट सी होती है, सर्दी जब होती है तब ऐसे ऐसे करते रहते हैं आप बार बार, उस कंडीशन को कहते हैं ब्लड वेसल्स इकट्ठा हो जाती है ज्यादा वहाँ पे। हेडक होता है, सर दुखता है। सोर थ्रोट मतलब आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, और हॉर्सनेस मतलब वही आवाज में जो है भारीपन आ जाता है। सोर थ्रोट में गले में दर्द होता है, कफ खांसी आने लग जाती है। तो ये सब सर्दी खांसी के सिम्टम्स हैं, और सर्दी खांसी के सिम्टम्स जो हैं वो एक वायरस की वजह से हो सकते हैं, और वो वायरस का नाम है राइनो वायरस। आपने पढ़ा हुआ, राइनो वर्ड यूज करते हैं नाक के लिए। तो सर्दी खांसी में नाक जो है वही इन्फेक्टेड होती है या वही दिक्कत में आती है। तो द कंक्लूजन इज दैट द पेशेंट इज इन्फेक्टेड बाय अ पैथोजन। किस पैथोजन से इन्फेक्टेड है, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो ये आपको बताना है। तो राइनो वायरस से होता है ऐसा, तो देख लेते हैं ऑप्शन में राइनो वायरस है। राइनो वायरस। साल्मोनेला तो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया टाइफॉइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, तो बैक्टीरिया इसमें टाइफॉइड में ये सिम्टम नहीं आते। एडेनोवायरस अलग है, प्लाज्मोडियम मलेरिया करवाता है, तो इन सब में ये सिम्टम्स नहीं आते। राइनो वायरस जो एलर्जी कराता है या सर्दी खांसी कराता है उसमें ये सिम्टम्स आते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर होगा डी।